एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे संविधान के बारे, संविधान क्या होता है, संविधान का अर्थ क्या है, संविधान कितने प्रकार के होते हैं और संविधान का विकास कैसे हुआ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग, टाइप्स एंड इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें आप लोग इसमें अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इससे पहले की जो 3 वीडियोस अपलोड हुए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स पे भी मिल जाएगा, आप चाहे तो उनको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। संविधान जो है, संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। ये किसने कहा है? अरस्तु ने। अरस्तु का कथन है, अरस्तु के अनुसार संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है। राज्य का रूप चाहे किसी भी प्रकार का हो, आवश्यक रूप से उसका अपना एक जीवन मार्ग अर्थात संविधान होता है। यह बात न केवल लोकतंत्रात्मक बल्कि निरंकुश राज्यों के संबंध में भी पूर्ण सत्य है और इतिहास के आधार पर इसकी पुष्टि की जा सकती है। लोकतंत्र की स्थापना से पहले, लोकतंत्र की स्थापना के पूर्व फ्रांस में बुर्बो वंश के निरंकुश और स्वेच्छाचारी राजाओं का शासन था। ये शासक अपनी इच्छा को ही कानून समझते थे, किंतु इनके शासन में भी फ्रांस में एक प्रकार के संविधान की सत्ता विद्यमान थी और कतिपय ऐसे कानून थे जिनका उल्लंघन शासक के द्वारा भी नहीं किया जा सकता था। कर लगाने के संबंध में शासक की शक्ति जनता की प्रतिनिधि स्टेट्स जनरल द्वारा सीमित होती थी और राजवंश के लोग किस क्रम में यानी किस सीरीज से सिंहासन पर आरूढ़ हो, इस बात के संबंध में भी निश्चित नियम थे। राज्य के लिए संविधान की अनिवार्यता बतलाते हुए जेलिनेक के शब्दों में कहा जा सकता है कि संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान के अभाव में राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी। इस प्रकार सुल्स कहते हैं कि राज्य कहलाने का अधिकार रखने वाले हर समाज का संविधान अवश्य होना चाहिए, अर्थात ऐसे सिद्धांतों की संहिता होनी चाहिए जो सरकार और प्रजा के संबंध निश्चित करे और जिनके अनुसार राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करे। अब आप जानेंगे संविधान की अर्थ और परिभाषा, कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। मानव शरीर के संदर्भ में संविधान के अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग मानव शरीर के ढांचे और उसकी बनावट के लिए किया जाता है। जिस प्रकार मानव शरीर के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ शरीर के ढांचे और गठन से होता है, ठीक उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में कॉन्स्टिट्यूशन का तात्पर्य राज्य के ढांचे तथा संगठन से होता है। राजनीति विज्ञान के विद्वानों द्वारा संविधान की परिभाषाएं जो है अलग अलग प्रकार से की गई है। गिलक्राइस्ट का कथन है, गिलक्राइस्ट के अनुसार संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिनके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। प्रोफेसर डाइसी के अनुसार वे सब कानून संविधान में सम्मिलित होते हैं जिनका राज्य में प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग अथवा वितरण पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। ब्राइस के शब्दों में संविधान ऐसे निश्चित नियमों का एक संग्रह होता है जिनमें सरकार की कार्यविधि प्रतिपादित होती है और जिनके द्वारा संचालन होता है। वहीं चार्ल्स बर्गेंड का कहना है कि संविधान एक आधारभूत कानून होता है जिसके द्वारा किसी राज्य की सरकार संगठित की जाती है और जिसके अनुसार व्यक्तियों अथवा नैतिक नियमों का पालन करने वाले मनुष्यों तथा समाज के पारस्परिक संबंध निर्धारित किए जाते हैं। डॉक्टर फाइनर ने लिखा है कि संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है। वुलजे के अनुसार उन नियमों का समूह संविधान कहलाता है जिनके अनुसार सरकार की शक्ति, शासित के अधिकार और दोनों के संबंधों का समायोजन होता है। उपयुक्त विद्वानों द्वारा संविधान शब्द की जो परिभाषाएं की गई है उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी राज्य के संविधान द्वारा
प्रमुख रूप से 3 बातें निश्चित की जाती है। पहला, व्यक्ति व्यक्ति का पारस्परिक संबंध। दूसरा, व्यक्ति और राज्य अर्थात शासक और शासित का पारस्परिक संबंध। और तीसरा, सरकार के संगठन, उसके ढांचे और सरकार के विविध अंगों का पारस्परिक संबंध। संविधान के द्वारा किए जाने वाला तीसरा कार्य ही अधिक महत्वपूर्ण है। तीसरा कार्य यानी कि सरकार के संगठन, उसके ढांचे और सरकार के विविध अंगों का पारस्परिक संबंध जो है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इन तथ्यों के आधार पर अपने शब्दों में संविधान की परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि संविधान राज्य की आचरण का वह विधान होता है जिसके द्वारा व्यक्ति व्यक्ति और व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंध को निश्चित किया जाता है और जिसके द्वारा सरकार के विविध अंगों का स्वरूप एवं गठन, उनकी शक्ति और सरकार के विविध अंगों का पारस्परिक संबंध निश्चित किया जाता है। अब आप जानेंगे संविधान का वर्गीकरण, यानी संविधान जो है कितने प्रकार का होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके टाइप्स, कितने टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। ठीक है, राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वानों द्वारा संविधान के जो विविध वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें दृष्टि में रखते हुए वर्तमान समय में संविधानों का 3 आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला आधार है संविधान की उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा आधार है संविधान में प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर, और तीसरा आधार है संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर। संविधान का वर्गीकरण संविधान की उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं, विकसित और निर्मित। विकसित संविधान, इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन, इस प्रकार के संविधानों का निर्माण संविधान सभा जैसी किसी संस्था द्वारा निश्चित समय पर नहीं किया जाता, बल्कि ये विकसित संविधान जो है, इस संविधान का इतिहास और विकास के परिणाम होते हैं। विकसित संविधान जो है वो इतिहास और विकास के परिणाम होते हैं। इस प्रकार के संविधान विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों, प्रथाओं एवं न्यायालयों के निर्णयों पर आधारित होते हैं। इंग्लैंड का संविधान विकसित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसके अंतर्गत शासन व्यवस्था का स्वरूप और सरकार के विविध अंगों की शक्तियां जिसका ही परिणाम है। निर्मित संविधान क्या है? इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। ये वे संविधान होते हैं, निर्मित संविधान वे संविधान है जिनका निर्माण एक विशेष समय पर संविधान सभा जैसी किसी विशेष संस्था के द्वारा किया जाता है। निर्मित संविधान स्वाभाविक रूप से लिखित होते हैं और इस प्रकार के संविधान साधारणतया कठोर भी होते हैं, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि निर्मित संविधानों का विकास नहीं होता। इसमें अंतर केवल यही है कि विकसित संविधानों की तो उत्पत्ति ही विकास में होती है, लेकिन निर्मित संविधानों का विकास उनके निर्माण के बाद होता है। ठीक है, अब आप जानेंगे संविधान का वर्गीकरण संविधान में प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर कैसे होता है। संविधान में प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर संविधान का वर्गीकरण 2 प्रकार, इसके वर्गीकरण के अनुसार 2 प्रकार के संविधान होते हैं, अलिखित संविधान और लिखित संविधान। संविधान का यह भेद इस तथ्य पर आधारित है कि प्रथाएं न्यायालय द्वारा मान्य नहीं होती, किंतु कानून न्यायालय द्वारा मान्य होते हैं तथा उनके द्वारा लागू किए जाते हैं। अलिखित संविधान क्या है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इन संविधानों में यानी अलिखित संविधानों में परंपरागत परंपराओं तथा समय समय पर न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों का महत्व अधिक होता है। ऐसे संविधानों में सरकार के स्वरूप, शासन के विविध अंग और उनका पारस्परिक संबंध तथा नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आदि महत्वपूर्ण बातें प्रथाओं और परंपराओं पर ही आधारित होती है। गार्नर के शब्दों में अलिखित संविधान वह है जिसकी अधिकांश बातें कभी किसी पत्र या लेख पत्रों के संग्रह में लिखी हुई नहीं होती। अलिखित संविधान देश के समस्त भाग में बिखरा हुआ होता है और इसका समस्त भाग किसी एक स्थान पर केंद्रित नहीं होता। इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान का उत्तम उदाहरण है। लिखित संविधान क्या होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान से हमारा आशय उन संविधान से है जिसकी अधिकांश धाराएं कानून के रूप में लेखबद्ध हो।
गार्नर के शब्दों में लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसके आधारभूत उपबंध एक या अनेक लेख पत्रों में लिखे हुए होते हैं। लिखित संविधान किसी एक संवैधानिक कानून के रूप में हो सकता है या अनेक ऐसे कानूनों के रूप में हो सकता है जिनमें शासन विधि का विशुद्ध प्रतिपादन किया गया हो। लिखित संविधान आवश्यक रूप से निर्मित होते हैं। ठीक है, लिखित संविधान क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। अमेरिका, फ्रांस और भारत के संविधान लिखित संविधानों के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। लिखित संविधान के उदाहरण कौन कौन है? अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान और भारत का संविधान जो है लिखित संविधान का उदाहरण है, श्रेष्ठ उदाहरण है। अब आप जानेंगे लिखित और अलिखित संविधानों के भेद यानी अंतर की अवास्तविकता के बारे में। संविधानों का लिखित और अलिखित संविधानों के रूप में किया गया यह वर्गीकरण संतोषजनक नहीं है। इनका शाब्दिक अर्थ तो पूर्णतया भ्रामक है, क्योंकि कोई भी संविधान ना तो पूर्णतया पूरी तरह से लिखित होता है और ना ही पूर्णतया अलिखित होता है। वस्तुतः प्रत्येक संविधान निर्माण और विकास या दूसरे शब्दों में कानूनों या प्रथाओं दोनों का ही संयोग होता है। इसी कारण गार्नर, ब्राइस, स्ट्रॉन्ग, लीकॉक, एम स्टीवर्ट आदि विद्वानों ने इस वर्गीकरण का विरोध किया है। गार्नर का कहना है कि लिखित और अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। लॉर्ड ब्राइस का भी विचार है कि संविधान का लिखित या अलिखित रूप में वर्गीकरण पूर्णतः संतोषप्रद नहीं है। वहीं स्ट्रॉन्ग ने भी इस वर्गीकरण का विरोध करते हुए कहा है कि यह मिथ्या भेद है, क्योंकि कोई भी ऐसा संविधान नहीं है जो पूर्ण रूप से लिखित हो, रिटन हो। लिखित संविधान का निर्माण एक विशेष समय पर किया जाता है, लेकिन इस संविधान के आधार पर जागृत और विवेकशील व्यक्तियों के द्वारा आचरण किया जाता है। अतः स्वभावतः उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। कोई भी संविधान सभी काल और परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। संविधान निर्माता चाहे कितने ही विद्वान और दूरदर्शी क्यों न हो, वे सुदूर भविष्य की सभी आवश्यकताओं की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए संविधान निर्माता एक बिंदु से प्रारंभ करते हैं और एक ऐसा अस्थिपंजर मात्र देते हैं जिसे आगे आने वाली पीढ़ियां प्रथाओं, राष्ट्रीय आवश्यकताओं और राष्ट्रीय विकास के अनुरूप उसके हिसाब से परिवर्तित रूप प्रदान करती रहती है। इस संबंध में ब्राइस ने लिखा है कि लिखित संविधान व्याख्याओं द्वारा विकसित होते हैं, न्यायिक निर्णयों द्वारा सुशोभित होते हैं और रीति रिवाजों से वृद्धि पाते हैं, यहाँ तक कि कुछ समय बाद लिखित शब्दों से उनका पूर्ण या वास्तविक तात्पर्य प्रकट नहीं होता है। अमेरिकी संविधान लिखित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है, लेकिन इस संविधान में भी प्रथाओं ने अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। वाशिंगटन, मेडिसन और अमेरिकी संविधान के दूसरे प्रमुख सदस्य अपने देश में राजनीतिक दलों को विकसित नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन सन 1779 में ही राष्ट्रपति निर्वाचन के अवसर पर दो राजनीतिक दल अस्तित्व में आ गए और आज देश की राजनीति में इन राजनीतिक दलों ने अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। ये राजनीतिक दल परंपराओं के आधार पर ही विकसित हुए हैं। संविधान में राष्ट्रपति को परामर्श देने वाली मंत्रिपरिषद की व्यवस्था नहीं है और यह भी पूर्णतया प्रथाओं की ही देन है। सीनेट के प्रति शिष्टता, सीनेटोरियल कॉर्टसी और राष्ट्रपतीय निर्वाचन के नामांकन सम्मेलन, नॉमिनेटिंग कन्वेंशंस भी परंपराओं के ही परिणाम है। परंपराओं के आधार पर ही प्रतिनिधियों के लिए यह आवश्यक ठहराया गया है कि वे जिस निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में खड़े हो उसी के निवासी भी हो। न्यायिक निर्णयों ने भी अमेरिकी संविधान के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है और इसी कारण अमेरिकी संविधान के विषय में कहा जाता है कि संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। दूसरी ओर यानी दूसरी तरफ ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान का एक उदाहरण है, लेकिन इस संविधान का एक बहुत बड़ा भाग संवैधानिक कानून या संविधियां ही है। ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राज सिंहासन के संबंध में उत्तराधिकार की व्याख्या, कार्यपालिका विभागों की व्याख्या, मताधिकार, निर्वाचन, संसद का कार्यकाल, संसद के दोनों सदनों के संबंध और
न्यायपालिका के कार्य कानून द्वारा ही निश्चित किए गए हैं। 1615 का मैग्ना कार्टा, 1628 का अधिकार पत्र, 1922 का आयरलैंड की स्वतंत्रता अधिनियम का कानून, 1937 का सम्राट के मंत्री परिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तथा 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम इसी प्रकार के उदाहरण है। इस प्रकार ब्रिटेन के अलिखित संविधान में भी महत्वपूर्ण लिखित अंश पाया जाता है। अभी जो तथ्य आपने जाना समझा उसको दृष्टि में रखते हुए ही गार्नर ने लिखा है कि लिखित और अलिखित के रूप में किया गया संविधानों का वर्गीकरण न केवल भ्रमात्मक बल्कि अवैज्ञानिक भी है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे संविधानों को लिखित संविधानों की श्रेणी में रख दिया जाता है जिनमें प्रथाएं और परंपराएं काफी बड़ी संख्या में है, तथा दूसरी ओर ऐसे संविधानों को अलिखित संविधानों की श्रेणी में रखा जाता है जिन्हें बहुत कुछ सीमा तक लिखित रूप प्रदान कर दिया गया है। उदाहरण के लिए इस आधार पर हंगरी और इटली के विद्वानों को लिखित विधानों की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि वास्तव में ये विधान प्रथाओं से ऐसे भरपूर है और उनमें इतनी परिवर्तनशीलता है कि उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के लिखित संविधान की अपेक्षा ब्रिटेन के अलिखित संविधान के ही अधिक अनुरूप कहा जा सकता है। वस्तुतः लिखित और अलिखित संविधान में मात्रा का ही भेद है, प्रकार का नहीं, क्योंकि संविधान के इन दोनों ही भेदों में प्रथाएं तथा कानून दोनों का अस्तित्व होता है। अंतर केवल इतना है कि लिखित संविधान में कानून की प्रधानता होती है तो अलिखित में प्रथाओं की प्रधानता होती है। अलिखित संविधान के गुण और दोष क्या है? अलिखित संविधान के गुण, मेरिट्स ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अलिखित संविधान के प्रमुख रूप से जो गुण है वो इस प्रकार है। परिवर्तनशील, अलिखित संविधान परिवर्तनशील होते हैं और उनकी इस परिवर्तनशीलता के कारण उन्हें बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सरलता से यानी आसानी से ढाला जा सकता है। क्रांति से रक्षा, अलिखित संविधान आवश्यक रूप से लचीले होते हैं और उनके इस लचीलेपन के कारण जनता की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करने के लिए किसी क्रांति या विद्रोह की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार अलिखित संविधान में शांतिपूर्ण और संवैधानिक मार्ग से ही वांछित परिवर्तन संभव हो जाता है। ब्रिटिश संविधान इस बात का जीवंत प्रमाण है। प्रगतिशील, अलिखित संविधान में परिवर्तनशीलता का गुण होने के कारण यह संविधान परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है और इस प्रकार अलिखित संविधान के अंतर्गत राष्ट्र सरलता से प्रगति कर सकता है। संकट काल के लिए श्रेष्ठ, अपनी परिवर्तनशीलता का गुण होने के कारण अलिखित संविधान की अपेक्षा संकट काल का अधिक अच्छे प्रकार से सामना कर सकता है। अलिखित संविधान के कुछ दोष इस प्रकार है। अस्पष्ट और अनिश्चित, अलिखित संविधान अस्पष्ट और अनिश्चित होता है तथा इसी कारण न तो इस संविधान का ठीक प्रकार से पालन संभव हो पाता है और न ही इस संविधान की व्याख्या ठीक प्रकार से हो पाती है। बहुसंख्यक दल के खिलवाड़ का साधन, अलिखित संविधान जो है अपने लचीलेपन के कारण बहुसंख्यक दल के खिलवाड़ का साधन बन जाता है और बहुसंख्यक दल मनमाने आचरण की प्रवृत्ति अपना लेता है। न्यायाधीशों के हाथों का खिलौना, संविधान अलिखित होने पर न्यायाधीशों को संविधान की व्याख्या करने में बहुत अधिक छूट प्राप्त होती है और संविधान उनके हाथों का खिलौना बनकर रह जाता है। नागरिक अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ, अलिखित संविधान अपने अत्यधिक लचीलेपन के कारण बहुसंख्यक दल के हाथ की कठपुतली बन सकता है और शासन द्वारा नागरिक अधिकारों के साथ मनमाने तरीके से खिलवाड़ किए जाने के कारण नागरिक अधिकारों की रक्षा ही संभव नहीं हो पाती। नव लोकतंत्रों के अयोग्य, अलिखित संविधान केवल उन्हीं राज्यों द्वारा ठीक प्रकार से अपनाए जा सकते हैं जहां के नागरिकों में पर्याप्त राजनीतिक जागरूकता हो और जहां लोकतंत्रात्मक परंपराएं भली प्रकार से स्थापित हो गई हो। जिन राज्यों के द्वारा अभी नई स्वतंत्रता प्राप्त की गई है वहां अलिखित संविधान ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकता। संघात्मक शासन के लिए अलिखित संविधान जो है नितांत अनुपयुक्त होता है
अलिखित संविधान के आधार पर संघात्मक शासन का कार्य तो ठीक प्रकार से चल ही नहीं सकता, क्योंकि संघीय शासन के अंतर्गत केंद्र और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित करना होता है, जो अलिखित संविधान के आधार पर संभव ही नहीं है। लिखित संविधान के गुण और दोष के बारे में अब आप जानेंगे। लिखित संविधान के गुण, मेरिट्स ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान के प्रमुख गुण जो है इस प्रकार है। स्पष्ट और निश्चित। लिखित संविधान स्पष्ट और निश्चित होता है और उसके इस गुण के कारण उसका पालन जो है सरलता से किया जा सकता है। व्याख्या में सरलता, स्पष्टता और निश्चितता के कारण लिखित संविधान की व्याख्या भी आसानी से की जा सकती है। अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा। लिखित संविधान जो होता है इसमें नागरिक अधिकारों का स्पष्टता पूर्वक उल्लेख किया हुआ होता है। इसके अलावा लिखित संविधान सामान्यतया कठोर होते हैं और संविधान की इस कठोरता के कारण शासक दल द्वारा नागरिक अधिकारों को मनमाने तरीके से सीमित नहीं किया जा सकता और अधिकार अधिक सुरक्षित रहते हैं। स्थायित्व। लिखित संविधान अलिखित संविधान की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। यदि यह संविधान कठोर भी हो तो उसका स्थायित्व और भी बढ़ जाता है और इस प्रकार का संविधान बहुत अधिक अच्छे प्रकार से जनता की श्रद्धा और सम्मान प्राप्त करता है। अल्पसंख्यकों में विश्वास। लिखित संविधान के द्वारा लोगों के अधिकारों को अधिक अच्छे प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है। अतः इस प्रकार का संविधान या लिखित संविधान जो है अल्पसंख्यकों को उनके हितों की रक्षा का आश्वासन देकर संविधान के प्रति उनके विश्वास को बढ़ाता है। श्रद्धा और सम्मान का पात्र। लिखित संविधान बहुत सोच समझकर बनाया जाता है, अतः यह एक पवित्र लेख, सैक्रेड डॉक्यूमेंट माना जाता है। जनता के इसके प्रति श्रद्धा और सम्मान रखती है। जनता भी लिखित संविधान के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखती है तथा इसका हर्षपूर्वक यानी खुशी खुशी पालन करती है। लिखित संविधान के इतने सारे मैंने आपको गुण बताए। अब लिखित संविधान के कुछ दोष भी होते हैं। लिखित संविधान के दोष इस प्रकार है। राष्ट्र के साथ विकसित नहीं होते। लिखित संविधान को सामान्यतः साधारण कानून की भांति संशोधित नहीं किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में यह संविधान राष्ट्र के विकास के साथ विकसित नहीं हो पाता। लिखित संविधान जो है देश के विकास में बाधक होता है। लिखित संविधान जब देश के साथ विकसित नहीं हो पाता तो संविधान देश के विकास में बाधक बन जाता है। ऐसी कठिनाई उस समय विशेषकर आती है जबकि संविधान लिखित होने के साथ साथ कठोर भी हो। क्रांति का कारण। जब बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधान जो है परिवर्तित नहीं हो पाता है तो मजबूर होकर संविधान में परिवर्तन करने के लिए जनता को क्रांति का मार्ग अपनाना होता है। अलिखित संविधान में इस प्रकार की क्रांति की आवश्यकता नहीं रहती है क्योंकि वह परिवर्तनशील होता है। अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक नहीं। लिखित संविधान के पक्ष में एक बहुत बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि इस प्रकार के संविधान नागरिक अधिकारों के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। ब्रिटिश लोगों के अधिकार किसी भी दूसरे देश के नागरिक से कम सुरक्षित नहीं है। वास्तव में अधिकारों की रक्षा लिखित संविधान की अपेक्षा जन भावना पर ही अधिक निर्भर करती है। निष्कर्ष यह है कि लिखित और अलिखित संविधानों के चाहे जो भी गुण या दोष हो, अनुभव के आधार पर लिखित संविधान ही अधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ है और वर्तमान समय की प्रवृत्ति लिखित संविधान को अपनाने की है। वस्तुतः ब्रिटेन ही एकमात्र ऐसा प्रमुख देश है जिसने अलिखित संविधान अपनाया हुआ है। अन्य सभी प्रमुख देशों के संविधान जो है लिखित ही है। अब आप जानेंगे संविधानों की परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधानों का भेद किस प्रकार किया जाता है। संविधान के संबंध में किए गए पहले वर्गीकरण की अपेक्षा यह वर्गीकरण जो है अधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत है। इस आधार पर भी संविधान के दो भेद किए जाते हैं। संविधानों की परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान के दो भेद किए जाते हैं, लचीला संविधान और कठोर संविधान। ठीक है, लचीला संविधान जिसे सुपर परिवर्तनशील संविधान भी कहते हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन,
यदि संवैधानिक कानून और सामान्य कानून के बीच कोई अंतर न हो और संवैधानिक कानून में सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से ही संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सके तो संविधान को लचीला या सुपर परिवर्तनशील कहा जाएगा। डॉक्टर गार्नर के शब्दों में लचीला संविधान वह है जिसकी साधारण कानून से अधिक शक्ति एवं सत्ता नहीं है और जो साधारण कानून की भांति ही बदला जा सकता है, चाहे वह एक प्रलेख या अधिकांशता परंपराओं के रूप में हो। इंग्लैंड में संसद जिस प्रक्रिया द्वारा सड़क पर चलने के नियमों या मद्य निषेध के नियमों में परिवर्तन करती है, बिल्कुल उसी प्रक्रिया के आधार पर संवैधानिक कानून में परिवर्तन कर सकती है और इसी कारण इंग्लैंड के संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है। कठोर या दुष्परिवर्तनशील संविधान क्या है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। कठोर या दुष्परिवर्तनशील संविधान जो है ऐसे संविधान होते हैं जिनमें संवैधानिक और साधारण कानून में मौलिक भेद समझा जाता है तथा इनमें संवैधानिक कानूनों में संशोधन परिवर्तन के लिए साधारण कानूनों के निर्माण से भिन्न प्रक्रिया अपनाई जाती है जो साधारण कानूनों के निर्माण की प्रणाली से कठिन होती है। कठोर संविधान की परिभाषा करते हुए डॉक्टर गार्नर लिखते हैं, जो भिन्न स्रोत से उत्पन्न होता है और पद में साधारण कानून से वैध दृष्टि से कहीं उच्च है, इसका संशोधन भी किसी भिन्न तरीके से होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका का संविधान, अमेरिकी कांग्रेस सामान्य कानूनों का निर्माण साधारण बहुमत से कर सकती है, लेकिन संविधान के संशोधन के लिए अमेरिकी कांग्रेस के 2/3 बहुमत के साथ ही साथ 3/4 इकाइयों की व्यवस्थापिकाओं की स्वीकृति आवश्यक होती है। भारतीय संविधान भी कठोर संविधान का ही एक उदाहरण है। चलिए जानते हैं कि कठोर और लचीले संविधान में क्या भेद है, क्या अंतर है। कठोर और लचीले संविधानों में कुछ अंतर पाए जाते हैं, जैसे कि संशोधन पद्धति में अंतर। लचीले संविधानों में व्यवस्थापिका को संविधान संशोधन का अधिकार होता है और यह सामान्य कानून निर्माण की पद्धति द्वारा ही संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। लेकिन कठोर संविधानों में संवैधानिक संशोधन का अधिकार या तो व्यवस्थापिका की अपेक्षा किसी उच्चतर संस्था को प्राप्त होता है या संसद सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न किसी विशेष पद्धति को अपनाकर संविधान में संशोधन कर सकती है। और क्या अंतर है कठोर और लचीले संविधान में? साधारण कानून तथा संवैधानिक कानून की स्थिति में अंतर है। सुपर परिवर्तनशील संविधान में साधारण कानून तथा संवैधानिक कानून दोनों को समान स्थिति और महत्व प्राप्त होता है, लेकिन कठोर संविधान में संवैधानिक कानून को साधारण कानून की अपेक्षा उच्च स्थिति प्राप्त होती है और किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता जो संवैधानिक कानून के प्रतिकूल हो। लेखबद्धता में अंतर। लचीले और कठोर संविधान में साधारणतया लेखबद्धता में भी अंतर होता है। कठोर संविधान आवश्यक रूप से लेखबद्ध होते हैं, लेकिन लचीले संविधानों के लिए ऐसा होना आवश्यक नहीं है। वास्तव में लचीले और कठोर संविधानों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतर संशोधन पद्धति का ही होता है। गैटल, स्ट्रोंग और अन्य विद्वानों द्वारा इस प्रकार के संविधानों की जो परिभाषाएं की गई है, उनसे यह बात नितांत स्पष्ट है। लचीले संविधान के गुण क्या होते हैं? लचीले संविधानों के गुण कुछ इस प्रकार होते हैं। राजनीतिक प्रगति के अनुरूप लचीले संविधान जो है राजनीतिक प्रगति के अनुरूप होते हैं। लचीले संविधानों में सरलता से परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार के संविधान में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार विकास होता रहता है। परिणामतः इस प्रकार के संविधान राजनीतिक प्रगति के नितांत अनुकूल होते हैं। उदाहरण के लिए हम ग्रेट ब्रिटेन के पिछले 1500 वर्षों के इतिहास को ले सकते हैं, जिसमें संविधान के लचीलेपन के कारण ही वहां का राजनीतिक जीवन बिना किसी विशेष अशांति के प्रगति की ओर उन्मुख होता चला आया है। क्रांति की संभावना नहीं। लचीले संभावना में समय तथा परिस्थितियों की मांग के अनुसार सरलता से आसानी से परिवर्तन किए जा सकते हैं। परिणामतः विद्रोह तथा क्रांतियों की भयंकरता से राज्य की रक्षा बनी रहती है, क्योंकि क्रांति उस समय होती है
जबकि आवश्यक परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से न किया जा सके। यूरोप के दूसरे देशों में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए क्रांति के मार्ग को अपनाया गया, लेकिन ब्रिटेन में शांतिपूर्ण ढंग से ही कुलीन वर्ग के हाथ से राजसत्ता निकलकर सामान्य जनता के हाथ में आ गई। ब्रिटेन के लचीले संविधान के कारण ही यह परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से संभव हो सका। राजनीतिक जीवन का सच्चा प्रतिबिंब। लचीला संविधान देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के साथ बदलते रहने के कारण जनता की मनोस्थिति एवं इच्छाओं को सही रूप में प्रतिबिंबित करता है। इस कारण लचीले संविधान को राजनीतिक जीवन का सच्चा दर्पण कहा जा सकता है। गिलक्राइस्ट के अनुसार लचीले संविधान राष्ट्रीय मस्तिष्क के सुंदर प्रतिबिंब होते हैं। लचीले संविधान जो है संकट काल के लिए उपयुक्त होते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। संकट काल में शीघ्रता पूर्वक देश की शासन व्यवस्था में अनेक परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है और शीघ्रता पूर्व इस प्रकार के परिवर्तन केवल लचीले संविधान में ही किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश संसद ने आवश्यकता अनुसार अपना कार्यकाल बढ़ा लिया और युद्ध संचालन के लिए मंत्री परिषद को विशेष अधिकार भी दे दिए, लेकिन अमेरिका जैसे कठोर संविधान वाले देश में सरलतापूर्वक ऐसा नहीं किया जा सकता है। ब्राइस ने लचीले संविधान के इस गुण का उल्लेख सुंदर भाषा में किया है। ब्राइस के अनुसार उन्हें उनके आकार को भंग किए बिना संकट का सामना करने के लिए फैलाया अथवा घुमाया जा सकता है और जब संकट का समय निकल जाता है तो वे पुराने रूप को उस पेड़ की भांति धारण कर लेते हैं जिसकी बाहरी शाखाओं को ऊंची गाड़ी निकलने देने के लिए एक ओर खींच दिया गया था। अमेरिका के एक फेमस न्यायाधीश कूली जो है, प्रसिद्ध अमेरिकी न्यायाधीश कूली ने भी इस लचीले संविधान को श्रेष्ठ ठहराते हुए कहा है कि सब संविधानों में जो लोग सरकार के लिए अस्तित्व ग्रहण कर सकते हैं, स्पष्टतया वही संविधान सर्वोत्तम है और जो राष्ट्रीय जीवन के स्वाभाविक उत्कर्ष से उत्पन्न होता है और राष्ट्र की परिपक्वता के साथ बढ़ते और फैलते हुए सरकार और नागरिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के स्वीकृत सिद्धांतों के विषय में किसी विशेष समय पर प्रचलित भावना को व्यक्त कर सकता है। अब तक आपने जाने लचीले संविधान के गुणों के बारे में। अब आप जानेंगे लचीले संविधान के कुछ दोष के बारे में। राजनीतिक जीवन की अस्थिरता। लचीले संविधान में संशोधन कार्य बहुत अधिक सरल होता है और संविधान में सरलता पूर्वक संशोधन की व्यवस्था होने के कारण इस प्रकार का संविधान स्थायित्व के गुणों से हीन होता है और राजनीतिक जीवन में कोई स्थिरता नहीं रहती। सिजविक के शब्दों में लोक विरोध के क्षणिक झोंके में मूल्यवान सिद्धांतों तथा संस्थाओं का उन्मूलन हो सकता है और इस प्रकार प्राचीनतम तथा अटूट परंपरा द्वारा प्रदत्त स्थिरता का नाश हो जाता है। नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं। संविधान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य शासक और शासित के संबंध निश्चित कर इन संबंधों की मर्यादा को बनाए रखना होता है, लेकिन लचीले संविधानों में अत्यंत सफलतापूर्वक संशोधन की व्यवस्था होने के कारण शासक वर्ग मनमाने तरीके से इन संबंधों में परिवर्तन कर लेता है और जनता के अधिकार सुरक्षित नहीं रहते। राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना। लचीले संविधान राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना बन जाते हैं और इस प्रकार के संविधान को वह पवित्रता और सम्मान प्राप्त नहीं होता जो देश की जनता की ओर से उसको प्राप्त होना चाहिए। मैक्स रेडिन ने जर्मन गणराज्य की स्थिति पर कटाक्ष करते हुए लिखा है कि सामान्य बहुमत के आधार पर बार बार संविधान में संशोधन करके जर्मन नेताओं ने राष्ट्र की संवैधानिक चेतना को इतना अपार आघात पहुंचाया था कि जब देश में क्रांतिकारी परिवर्तन और अराजकतापूर्ण विप्लव हुए तो लोगों ने उन्हें आसानी से सहन कर लिया। लचीला संविधान जो है संघात्मक शासन के लिए उपयुक्त नहीं। संघात्मक राज्यों में लचीले संविधान को अपनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि लचीले संविधान में अकेली केंद्रीय व्यवस्थापिका सामान्य बहुमत से मनचाहे परिवर्तन कर सकती है। वर्तमान प्रवृत्ति संघात्मक राज्यों के निर्माण की ओर है, इसलिए भी लचीले संविधान को उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक दृष्टि से अशिक्षित लोगों के योग्य नहीं है। लचीला संविधान जो है
राजनीतिक दृष्टि से अशिक्षित लोगों के योग्य नहीं है। लचीले संविधान केवल उसी देश के लिए उपयुक्त हो सकते हैं जहां पर जनता राजनीतिक दृष्टि से जागरूक हो। उन्हें अपने अधिकार और कर्तव्यों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और उनमें शासक वर्ग की शक्तियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसी कारण ब्रिटेन जैसे राजनीतिक दृष्टि से जागरूक देश में ही लचीला संविधान ठीक प्रकार से कार्य कर सकता है और न स्वतंत्रता प्राप्त किसी भी देश में लचीले संविधान को नहीं अपनाया गया है। न्यायाधीशों के लिए व्याख्या में कठिनाई। लचीला संविधान यदि अलिखित भी हो तो न्यायाधीशों को उसकी व्याख्या में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि अलिखित होने के कारण संविधान के तत्वों के बारे में कोई निश्चितता नहीं होती। कठोर संविधान के गुण और दोष क्या क्या है, चलिए जानते हैं। कठोर संविधान के गुण इस प्रकार है: स्पष्ट एवं निश्चित। कठोर संविधान आवश्यक रूप से लिखित होते हैं और इनका निर्माण एक विशेष समय पर किसी विशेष समिति के द्वारा किया जाता है। कठोर संविधान के लिखित और निर्मित होने के कारण इसमें वह स्पष्टता और निश्चितता आ जाती है जो लचीले संविधानों में नहीं पाई जाती। स्पष्टता एवं निश्चितता के कारण संविधान को सरलता से समझा जा सकता है और संवैधानिक विवाद उत्पन्न होने की आशंका कम हो जाती है। कठोर संविधान राजनीतिक जीवन में स्थिरता लाती है। कठोर संविधान में सरलता से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिससे राज्य की शासन विधि और राजनीतिक जीवन में स्थिरता बनी रहती है। कठोर संविधान के कारण ही सामाजिक आवेशों तथा दलगत राजनीति द्वारा राजनीतिक जीवन में उथल पुथल पैदा करने की आशंका भी कम हो जाती है। कठोर संविधान जो है नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है। कठोर संविधान देश के सभी नागरिकों के, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भलीभांति रक्षा करता है। नागरिक अधिकारों के संबंध में संदेह या विवाद उत्पन्न होने पर संविधान और न्यायालय का आश्रय लिया जा सकता है। इस प्रकार के संविधान में नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था भी की जाती है। वुल्जे का कथन है कि लिखित संविधान समाज में स्थिरता उत्पन्न करता है। इस तरह प्रतिज्ञाबद्ध अधिकार अधिक स्थायी एवं निरंतर और शीघ्र परिवर्तनों से मुक्त होते हैं। संविधान के सम्मान में वृद्धि, स्पष्ट और स्थायी होने और देश के सर्वाधिक बुद्धिमान एवं अनुभवी राजनीतिज्ञों द्वारा निर्मित होने के कारण कठोर संविधानों के प्रति नागरिकों में पवित्रता और सम्मान का वह भाव पाया जाता है जो लचीले संविधानों में दिखाई नहीं देता। संघात्मक राज्यों के लिए कठोर संविधान जो है आवश्यक होता है। वर्तमान समय की प्रवृत्ति छोटे छोटे एकात्मक राज्यों के स्थान पर विशाल संघात्मक राज्यों के निर्माण की ओर है, और जहां तक संघात्मक राज्य का संबंध है, इस प्रकार के राज्यों के लिए कठोर संविधान एक अनिवार्य आवश्यकता है। दलीय राजनीति से ऊपर कठोर संविधान राजनीतिक दलों के अस्थिर स्वार्थपूर्ण कार्यक्रमों से ऊपर होता है और दलीय हित उसके स्वरूप को परिवर्तित नहीं कर पाते। सत्ताधारी दल भी अपनी स्थिति का लाभ नहीं उठा पाता और उसे संविधान की सर्वोच्चता के सम्मुख झुकना ही पड़ता है। अल्पसंख्यकों का संविधान में विश्वास। कठोर संविधान में अधिकारों की सुरक्षा होने के कारण अल्पसंख्यक वर्ग अपने आप को अधिक सुरक्षित अनुभव करता है और संविधान के प्रति उनका पूर्ण विश्वास भी रहता है। कठोर संविधान जो है शासन की शक्तियों को सीमित रखता है। शासन की शक्तियों को सीमित रखना। कठोर संविधान शासन के विभिन्न अंगों की शक्तियों को उनकी सीमाओं में बनाए रखता है। इसके परिणाम स्वरूप सरकार का कोई भी अंग स्वेच्छाचारी नहीं हो पाता और प्रजातंत्र के वास्तविक रूप की रक्षा होती है। ठीक है। और कठोर संविधान जो है इसके कुछ दोष भी होते हैं। अभी तक आपने गुण जाना, अब जानेंगे कठोर संविधान के दोष। ठीक है। विकास में बाधक। कठोर संविधान जो है विकास में बाधक है। किसी भी राज्य का जीवन सदा एक सा नहीं रहता है और उसमें सदा परिवर्तन होता रहता है। अतः राज्य के संविधान के लिए आवश्यक है कि वह परिवर्तित जीवन के अनुरूप परिवर्तनशील हो, लेकिन कठोर संविधान परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार सरलता से बदला नहीं जा सकता। अतः यह विकास में बाधक बन जाता है। गार्नर ने कहा भी है, कठोर संविधान व्यक्ति के उज्जवल भविष्य एवं उसके चतुर्मुखी विकास का ध्यान किए बिना ही हमेशा के लिए एक पोशाक फिट कर देने के समान है।
कठोर संविधान के कारण क्रांति भी होती है। क्रांति का कारण कठोर संविधान की दुष्परिवर्तनशीलता अनेक बार क्रांति या विद्रोह का कारण भी बन जाती है। जब बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार संविधान में परिवर्तन नहीं हो पाता, तो इस प्रकार के परिवर्तनों को कार्य रूप प्रदान करने के लिए क्रांति की आवश्यकता होती है और इस प्रकार कठोर संविधान क्रांति के कारण बन जाते हैं। लॉर्ड मैकाले ने कहा है कि क्रांति का सबसे प्रमुख कारण यह है कि जहां राष्ट्र की उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं, संविधान वहीं के वहीं निश्चल खड़े रहते हैं। जनता की इच्छाओं के प्रतिबिंब नहीं। कठोर संविधान में परिवर्तन काफी कठिन कार्य होता है और इस प्रत्यक्ष परिवर्तन के अभाव में कठोर संविधान जनता की इच्छाओं को परिलक्षित नहीं कर पाते और वे राष्ट्र की वास्तविक स्थिति के प्रतिबिंब नहीं रहते हैं। न्यायपालिका का अनुचित प्रभाव। कठोर संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका संविधान की अधिकारी, व्याख्या और संरक्षक के रूप में कार्य करती है और अपनी इस शक्ति के आधार पर न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को अवैधानिक घोषित कर सकती है। अमेरिका जैसे कठोर संविधान वाले देशों में न्यायपालिका द्वारा यह कार्य केवल कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर भी किया जाता है। इस प्रकार न्यायपालिका जनता की प्रतिनिधि व्यवस्थापिका का स्थान ग्रहण कर लेती है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। लास्की के शब्दों में, न्यायाधीश इतने शक्तिशाली और सशक्त बन जाते हैं कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली व्यवस्थापिका की इच्छाओं को भी पैरों के तले रौंद सकते हैं और न्यायाधीशों द्वारा संविधान की व्याख्या करते हुए साधारणतया अनुदारता का ही परिचय दिया जाता है, जो समाज की प्रगति में बाधक होता है। कठोर संविधान जो है संकट काल में उपयोगी नहीं होता। अनेक बार संकट काल का सामना करने के लिए संविधान में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जरूरी हो जाते हैं, लेकिन कठोर संविधान को आवश्यकता अनुसार जल्दी से ढाला नहीं जा सकता। अतः यह संविधान संकट काल में अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होता। इसका एक अच्छा उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड और अमेरिका की स्थिति है। ये दोनों ही देश युद्धरत थे और युद्ध की स्थिति के कारण इन दोनों ही देशों में चुनावों को टालने की आवश्यकता अनुभव की गई। इंग्लैंड में तो तुरंत यह निश्चित कर लिया गया कि चुनाव युद्ध की समाप्ति पर होंगे, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनाव निश्चित समय पर ही कराने पड़े। अलिखित और लचीले संविधान के चाहे जो गुण हो, वर्तमान समय की प्रवृत्ति लिखित और कठोर संविधानों को अपनाने की ओर है। वर्तमान समय में ब्रिटिश संविधान अलिखित और लचीले संविधान का एकमात्र उदाहरण शेष रह गया है और गिलक्राइस्ट जैसे लेखकों के द्वारा यह भविष्यवाणी की गई है कि कुछ ही वर्षों में लचीले संविधान का एक भी उदाहरण शेष नहीं रह जाएगा। कठोर संविधानों को अपनाने की इस प्रवृत्ति के लिए जिन कारणों को उत्तरदायी ठहराया गया है वो इस प्रकार है। कठोर संविधान को क्यों अपनाया जाता है? वर्तमान समय में शासन शक्ति को मर्यादित रखने और अधिकारों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मानव अधिकारों को इस प्रकार की संवैधानिक सुरक्षा एक कठोर संविधान के अंतर्गत ही प्राप्त हो सकती है। जब भी शासन व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, तो भविष्य में आने वाले शासन को निश्चितता प्रदान करने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। इस बात के लिए संविधान का कठोर होना आवश्यक है। आधुनिक समय की प्रवृत्ति छोटे छोटे एकात्मक राज्यों के स्थान पर संघात्मक राज्यों के निर्माण की ओर है और संघात्मक राज्यों के लिए कठोर संविधान आवश्यक होने के कारण लिखित एवं कठोर संविधान का महत्व जो है बढ़ गया है। इस प्रकार वर्तमान समय में कठोर संविधानों को ही उपयुक्त समझा जाता है, लेकिन संविधान संशोधन की पद्धति बहुत अधिक जटिल और अत्यधिक कठिन नहीं होनी चाहिए। यदि संशोधन पद्धति अत्यधिक कठिन हो तो देश का राजनीतिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा, यानी रुक जाएगा और सदैव ही क्रांति की आशंका रहेगी। वस्तुतः संविधान ऐसा होना चाहिए कि उसकी संशोधन पद्धति ना तो इतनी जटिल हो कि परिवर्तन करना नितांत असंभव हो जाए और ना ही संशोधन पद्धति इतनी सरल होनी चाहिए कि जल्दी जल्दी संविधान के मौलिक सिद्धांतों को ही बदल दिया जाए। संविधान में लचीलेपन और कठोरता के एक उचित समन्वय को अपनाया जाना चाहिए।
चलिए जानते हैं कि एक श्रेष्ठ संविधान के क्या लक्षण होते हैं। फीचर्स ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। श्रेष्ठ संविधान के लक्षण। श्रेष्ठ संविधान के लक्षणों का पूर्ण निश्चितता पूर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के संविधान की आवश्यकता होती है और वे ठीक प्रकार से कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में विकसित, अलिखित और लचीला संविधान ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका में निर्मित, लिखित और कठोर संविधान भी संवैधानिक प्रगति में बाधक सिद्ध नहीं हुआ है। सामान्य रूप से विविध संविधानों के अध्ययन एवं अनुभव के आधार पर एक अच्छे संविधान के कुछ लक्षण इस प्रकार है। एक अच्छा संविधान जो है संक्षिप्त होना चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए उसमें। संक्षिप्तता श्रेष्ठ संविधान का एक आवश्यक लक्षण है और कुछ विद्वानों का तो विचार है कि संविधान जितना सूक्ष्म हो उतना ही अच्छा है। संविधान के अंतर्गत देश की शासन व्यवस्था से संबंधित मूल बातों का ही वर्णन किया जाना चाहिए और दिन प्रतिदिन के राजनीतिक जीवन से संबंधित विस्तार की बातें लिखकर संविधान का क्लेवर नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। अधिक विस्तार से संविधान में बार बार संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। अमेरिकी संविधान संक्षिप्त संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भारतीय संविधान की उसकी विशालता के कारण बहुत अधिक आलोचना की जाती है। यह उल्लेखनीय है कि संविधान इतना संक्षिप्त भी नहीं होना चाहिए कि वह अस्पष्ट हो जाए। एक श्रेष्ठ संविधान जो है उसमें व्यापकता होनी चाहिए। संविधान को सूक्ष्म बनाने की दृष्टि से किसी भी परिस्थिति में उसकी व्यापकता का बलिदान नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि संविधान में दिन प्रतिदिन की राजनीतिक बारीकियों का वर्णन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन शासन के आधारभूत सिद्धांतों तथा नियमों का यथासंभव व्यापकता पूर्वक वर्णन किया जाना चाहिए। स्पष्टता एवं निश्चितता। स्पष्टता एवं निश्चितता संविधान का एक अत्यंत आवश्यक गुण है। संविधान द्वारा व्यक्ति एवं सरकार और सरकार के विविध अंगों के पारस्परिक संबंधों को निश्चित किया जाता है। स्पष्टता के अभाव में संविधान से संबंधित इन विविध पक्षों में निरंतर विवाद उत्पन्न होते रहेंगे और संविधान ही संघर्ष का कारण बन जाएगा। अतः संविधान की भाषा यथासंभव अधिक स्पष्ट एवं निश्चित होना चाहिए, ताकि जनता संविधान को समझकर उसके अनुसार आचरण कर सके। मौलिक अधिकार। संविधान का एक प्रमुख उद्देश्य शासन की मर्यादा निश्चित करना है और दूसरे व्यक्ति एवं राज्यों के हस्तक्षेप से नागरिकों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना होता है। और यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि संविधान में ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख होने से नागरिकों की स्वतंत्रता एवं हित अधिक सुरक्षित हो जाते हैं और व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका नागरिकों के अधिकार के साथ मनचाहा खिलवाड़ नहीं कर सकती। इसी कारण अमेरिका, फ्रांस, रूस, भारत आदि देशों के संविधानों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। एक श्रेष्ठ संविधान में स्वतंत्र न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए। वर्तमान समय में देश का शासन किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा नहीं, बल्कि विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है। शासन के इन विभिन्न विभागों को अपनी सीमा में रखने और इन विभागों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के हल के लिए स्वतंत्र न्यायालयों का अस्तित्व न केवल उपयोगी बल्कि आवश्यक हो जाता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए भी स्वतंत्र न्यायालयों का अस्तित्व आवश्यक है। स्वतंत्र न्यायालय शासन को अपनी सीमा में रखते हुए जनता के अधिकार एवं स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। एक श्रेष्ठ संविधान जो है परिवर्तनशील होना चाहिए, उसमें परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। जेनिंग्स ने एक स्थान पर लिखा है कि संविधान उन्हीं अवस्थाओं में कार्यान्वित नहीं होता जिनमें उसकी रचना हुई थी, बल्कि उसके शताब्दियों बाद तक वह रहता है। इसलिए संविधान आवश्यक रूप से ऐसा होना चाहिए जो अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप बदल सके। मनुष्य एक विकासशील प्राणी है और आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होने के साथ ही साथ संविधान में परिवर्तन होना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार संविधान में परिवर्तनशीलता का होना नितांत आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही साथ संविधान इतना अधिक सुपर परिवर्तनशील भी नहीं होना चाहिए कि बार बार मनचाहे तरीके से
संविधान के मौलिक सिद्धांतों में परिवर्तन किया जा सके। वस्तुतः एक अच्छे संविधान में स्थायित्व और परिवर्तनशीलता के बीच उचित सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। इस संबंध में पंडित नेहरू ने भारतीय संविधान सभा में ठीक ही कहा था कि यद्यपि हम यह चाहते हैं कि हमारा संविधान सदैव के लिए स्थायी रहे, किंतु संविधान में कोई स्थायित्व नहीं होता, उसमें लचीलापन होना ही चाहिए। संविधान में सभी कुछ स्थायी और कठोर बना दिया जाए तो राष्ट्र का विकास रुक जाएगा, क्योंकि राष्ट्र जीवित विकासशील प्राणियों का समूह है। किसी भी स्थिति में हम अपने संविधान को इतना कठोर नहीं बनाना चाहते कि वह बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित ना हो सके।